साल 1977 था। इंडिया बदल रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, बाजारों में हलचल थी और हर तरफ एक नई उम्मीद की झलक दिख रही थी। लोग महसूस कर रहे थे कि देश एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जनता पार्टी ने कई दशकों के सिंगल पार्टी रूल को खत्म कर दिया था और इसके साथ ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर आ गई। राजनीति में नई सोच और नए चेहरे सामने आ रहे थे और देश के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA पेश किया, जिससे फॉरेन कंपनियों को अपनी ओनरशिप कम करनी पड़ी और इंडियन इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ी। यह कानून सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की सोच का प्रतीक बन गया था। मल्टीनेशनल जायंट्स के पास एक क्लियर चॉइस था, या तो कंप्लाई करो या फिर छोड़ दो। कई विदेशी कंपनियों के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि भारत एक बड़ा और उभरता हुआ बाजार था। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि वे आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाएं और खाली जगहों को भरें। बाजार में जो खालीपन आया था वो नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजा खोल रहा था। हर आम इंडियन के लिए ये बदलाव जल्द ही एक कोल्ड ड्रिंक चुनने के सिंपल एक्ट पर भी असर डालने वाले थे। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी बदलाव महसूस होने लगा था। कोका कोला, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी का सिंबल था, गायब होने वाला था, जिससे मार्केट में एक बड़ा वॉइड बन गया। दुकानों की शेल्व्स खाली हो गईं और लोगों को अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक की कमी महसूस होने लगी। एक होम ग्रोन ब्रांड के लिए मंच तैयार था जो इंडियन थर्स्ट को कम कर सके। अब वक्त था कि भारत अपनी पहचान के साथ एक नई शुरुआत करे और देश के स्वाद को एक नई दिशा मिले। कोका कोला ने 1950 से इंडिया पर राज किया था और धीरे धीरे यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बन गया था। हर बड़े शहर की गलियों में, हर कैफे और रेस्टोरेंट में कोका कोला की मौजूदगी दिखती थी। उसका ब्रांड अर्बन लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। पार्टीज, सेलिब्रेशंस या दोस्तों के साथ हैंग आउट, कोक ऑलमोस्ट हर मौके का हिस्सा था। लेकिन 1970s में इंडिया में एक बड़ा बदलाव आया। फीरा नाम की पॉलिसी ने कोक से मेजॉरिटी कंट्रोल छोड़ने और अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने के लिए कहा, जो एक अनथिंकेबल आस्क था, क्योंकि फॉर्मूला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समझौता करने के बजाय कोका कोला ने 1977 में इंडिया छोड़ने का फैसला किया। ये खबर पूरे देश में फैल गई और बॉटलर्स, शॉपकीपर्स और कंज्यूमर्स सब परेशान हो गए। बॉटलिंग प्लांट्स, ट्रक्स और वर्कर्स अचानक बिना काम के हो गए। कई फैमिलीज की रोजी रोटी पर असर पड़ा और एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। मार्केट में केओस फैल गया, लेकिन इसी केओस में अपॉर्चुनिटीज भी छुपी थीं। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत का माहौल बन गया। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास अब करोड़ों थर्स्टी कंज्यूमर्स के लिए एक नया कोला बनाने का सुनहरा मौका था। हर कोई सोच रहा था, क्या हम कोक की जगह ले सकते हैं? चैलेंज था एक नया फॉर्मूला बनाना जो टेस्ट में कोक को टक्कर दे सके, ब्रांड को स्क्रैच से बनाना और उसे लोगों के दिलों में बसाना, और कोक के आदी हो चुके देश को जीतना, जो टेस्ट और नॉस्टैल्जिया दोनों से जुड़ा था। इंडिया के नए किंग ऑफ कोला बनने की रेस शुरू हो चुकी थी और हर कोई इस मौके को भुनाने के लिए तैयार था। 1970s के आखिर में पार्ले के रमेश और प्रकाश चौहान ने भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक नया मोड़ लाने का फैसला किया। उस दौर में पार्ल पहले से ही गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जाना जाता था और इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने अपनी दूरदर्शिता से कंपनी को आगे बढ़ाया। गोल्ड स्पॉट और लिम्का की सफलता ने पार्ले को बेवरेजेस की दुनिया में एक मजबूत पहचान दी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 1970 में कोका कोला के भारत से एग्जिट ने पूरे मार्केट को हिला दिया। चौहान भाइयों ने इस मौके को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, क्योंकि अब कोला सेगमेंट पूरी तरह खाली था। रमेश चौहान को पता था कि असली प्राइज कोला सेगमेंट में है। उन्होंने ठान लिया कि वे एक ऐसा ड्रिंक बनाएंगे जो न सिर्फ कोक की कमी को पूरा करेगा, बल्कि भारतीय स्वाद के हिसाब से और भी बेहतर होगा। पार्ले के पास पहले से ही एक मजबूत बॉटलिंग नेटवर्क था,
जिसने उन्हें इस नए मिशन में हेड स्टार्ट दिया। उनकी फैक्ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पहले से तैयार थे, लेकिन असली कूप तब हुआ जब उन्होंने कोका कोला के अनाथ बॉटलर्स को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। ये बॉटलर्स अब नए पार्टनर की तलाश में थे। चौहान ने बॉटलर्स को भरोसा दिलाया कि उनका कोला सिर्फ कोक की कॉपी नहीं होगा, बल्कि इंडियन टेस्ट्स के लिए स्पेशली टेलर किया जाएगा। उन्होंने एक बोल्ड प्रॉमिस किया, यह ड्रिंक कोक को रिप्लेस ही नहीं बल्कि सरपास करेगा। पार्ले की विजन और चौहान की लीडरशिप से बॉटलर्स ने उनका साथ दिया। इससे नए वेंचर को तुरंत नेशन वाइड रीच मिल गई और पार्ले पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। अब अगला कदम था एक ऐसी कोला आइडेंटिटी बनाना जो सिर्फ एक कॉपीकैट न लगे बल्कि अपनी अलग पहचान बनाए। ब्रांडिंग, टेस्ट और पैकेजिंग, हर चीज पर खास ध्यान दिया गया। इस तरह एक नए लेजेंड के जन्म के लिए मंच पूरी तरह तैयार हो चुका था। पार्ले और चौहान भाइयों की मेहनत ने भारत को अपना पहला आइकॉनिक कोला देने की नींव रख दी। थम्स अप इंडियन टेस्ट्स की गहरी समझ से पैदा हुआ था। चौहान की टीम ने एक ऐसा कोला बनाया जो स्ट्रॉन्गर, फिजियर, कम स्वीट और एक स्पाइसी मसाला किक वाला था जो कोक से जानबूझकर अलग था। थम्स अप नाम सिंपल, पॉजिटिव और यूनिवर्सली अंडरस्टूड था। इसकी ब्रांडिंग बोल्ड और एस्पिरेशनल थी। थम्स अप को रिस्क टेकर्स और एडवेंचरर्स के लिए ड्रिंक के रूप में पोजीशन किया गया। टैगलाइन टेस्ट द थंडर ने ड्रिंक के इलेक्ट्रीफाइंग पंच को कैप्चर किया। रगेड, एक्शन पैक्ड एड्स ने थम्स अप को बोल्ड और यंग लोगों का ड्रिंक बना दिया। इसका यूनिक टेस्ट और माचो इमेज इसे स्वीटर, फ्रूटियर ड्रिंक्स से अलग करता था। थम्स अप सिर्फ एक बेवरेज नहीं था, यह एक एटीट्यूड था, एक कॉन्फिडेंट न्यू इंडिया का सिंबल। थम्स अप ने मार्केट में तूफान ला दिया। पार्ले और कोक के पुराने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके इंस्टेंट रीच हासिल की। इसका स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी फ्लेवर शहरों और गांवों में कंज्यूमर्स को जल्दी पसंद आ गया। कुछ ही सालों में थम्स अप अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। कोला सेगमेंट में लगभग मोनोपोली कायम कर ली। कैंपा कोला जैसे कंपीटिंग ब्रांड्स इसकी मार्केटिंग मसल या कल्ट फॉलोइंग का मुकाबला नहीं कर पाए। टेस्ट द थंडर कैंपेन्स ने इसे विनर्स और एडवेंचरस लोगों का ड्रिंक बना दिया। 1980s के आखिर तक थम्स अप के पास 85% कोला मार्केट था, एक सच्चा कल्चरल फिनोमिनन। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली, नए ग्लोबल राइवल्स हॉराइजन पर थे। 1990s में लिबरलाइजेशन आई और ग्लोबल जायंट्स की वापसी हुई। पेप्सी पहले आया, एग्रेसिव मार्केटिंग और कैची स्लोगन्स के साथ यूथ को टारगेट कर रहा था। थम्स अप ने वापसी की, अपनी टेस्ट द थंडर आइडेंटिटी को मजबूत किया और अपनी जगह बनाए रखी। फिर 1993 में कोका कोला वापस आया, अपना थ्रोन वापस पाने के लिए तैयार। थम्स अप को अब पेप्सी और कोक के खिलाफ दो तरफा युद्ध का सामना करना पड़ा। दोनों के पास गहरे पॉकेट्स थे। कोला वॉर्स तेज हो गए, हर जगह एडवर्टाइजिंग ब्लिट्जेस और प्राइस वॉर्स थे। फिर भी थम्स अप का लॉयल बेस और यूनिक फ्लेवर इसे टॉप पर बनाए रखा। कई लोगों के लिए थम्स अप चुनना नेशनल प्राइड का एक स्टेटमेंट था, एक होम ग्रोन हीरो जो शान से खड़ा था। कोका कोला ने मैसिव स्पेंडिंग के बावजूद थम्स अप को डिथ्रोन करने के लिए स्ट्रगल किया। यह महसूस करते हुए कि वे लोकल आइकॉन को हरा नहीं सकते, कोक ने एक बोल्ड मूव किया। 1993 में उन्होंने पार्ले के बेवरेज ब्रांड्स, जिसमें थम्स अप भी शामिल था, को अक्वायर कर लिया। इस डील ने कोक को इंस्टेंट मार्केट लीडरशिप और एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिया। रमेश चौहान के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट था। उन्होंने एक एम्पायर बनाया था और उसे अपने पीक पर बेचा। इस एक्विजिशन ने इंडस्ट्री को चौंका दिया, पार्ले के बेवरेज ईरा के अंत को चिह्नित किया। कोक अब उस ब्रांड का मालिक था जिसने उसके रास्ते को ब्लॉक किया था। लेकिन थम्स अप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोका कोला की शुरुआती योजना थम्स अप को साइडलाइन करना और कोक को इंडिया के टॉप कोला के रूप में पुश करना था। उन्होंने थम्स अप की मार्केटिंग कम कर दी और प्रोडक्शन भी कम कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि कंज्यूमर्स स्विच करेंगे।
लेकिन इंडियंस अपने पसंदीदा ड्रिंक को नहीं भूले। इसके बजाय एक क्वाइट रिबेलियन शुरू हुई। फैंस ने थम्स अप की स्ट्रॉन्ग स्पाइसी किक की वापसी की मांग की। कोक की स्ट्रैटेजी बैकफायर्ड हुई, पेप्सी को फायदा हुआ और थम्स अप की अनुपस्थिति ने पब्लिक आउटक्राई पैदा की। अपनी गलती महसूस करते हुए कोक को एक हम्बलिंग ट्रूथ का सामना करना पड़ा। थम्स अप सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, यह एक इंस्टीट्यूशन था। इसे दबाने की कोशिश विफल हो गई थी। एक मेजर रीथिंक की जरूरत थी। कोका कोला ने पिवट किया, थम्स अप को नई एनर्जी और बोल्ड एडवर्टाइजिंग के साथ रीलॉन्च किया। टेस्ट द थंडर टैगलाइन वापस आया, अब बॉलीवुड और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ। थम्स अप ने मार्केट लीडर के रूप में अपनी जगह वापस पाई। इसकी यूनिक आइडेंटिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कोक ने एक डुअल ब्रांड स्ट्रैटेजी अपनाई। क्लासिक ओकेजन्स के लिए कोक, बोल्ड और एडवेंचरस के लिए थम्स अप। थम्स अप एक $1 बिलियन ब्रांड बन गया, इंडियन रेजिलियंस और इनोवेशन का सिंबल। इसकी जर्नी मॉडर्न इंडिया को दर्शाती है, कॉन्फिडेंट, असर्टिव और यूनिक। आज थम्स अप रमेश चौहान के विजन की लेगेसी और ब्रांडिंग में एक केस स्टडी बनी हुई है। सिर्फ एक ड्रिंक से बढ़कर थम्स अप जीत का स्वाद और इंडोमिटेबल इंडियन स्पिरिट का सिंबल है।